नमस्कार दोस्तों, पेटन इन्फोसिस पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका टीचर जीके शर्मा व्यंजन संधि वाला नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। 2 दिन बीच में मैंने छुट्टियां की, इसलिए क्लासेस अपलोड नहीं कर पाया। तो आगे हाजिर है आपके सामने व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में जो प्लस का जो निशान होता है ना, उसके दूसरे दोनों तरफ एक व्यंजन जरूर होता है। दोनों तरफ में से एक तरफ एक व्यंजन जरूर होगा। और इसकी परिभाषा ये होती है कि एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से अथवा स्वर से मिलने पर जो विकार उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इस विकार से होने वाली संधि को व्यंजन संधि कहेंगे। तो इसका जो पहला नियम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नियम कुछ इस तरह से है कि यदि प्रत्येक वर्ण के पहले वर्ण प्रत्येक वर्ग के पहला वर्ण यानी क च ट त प इनके बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए या यर लव आए या कोई स्वर आए तो क च ट त प का क्या हो जाता है? तीसरा वर्ण स्वयं के वर्ग का हो जाता है। यानी आपके पास दो चीजें हैं। एक नंबर प्लस है। प्लस के इस तरफ क्या क्या होना चाहिए? इस तरफ होना चाहिए पहला वर्ण। एक तो ये हो सकता है कैचे टे पे, ठीक है। के बाद पहले वर्ण यानी यहाँ पे पहला वर्ण होगा, उसके बाद क्या है कि किसी वर्ग का तीसरा और चौथा में से कोई एक, या फिर ये रे ले और व इनमें से कोई एक वर्ण आ जाए या फिर कोई स्वर आ जाए। ए आ ई जो भी। तो क्या हो जाएगा कि ये जो पहला वर्ण है ना, इसका अपना रूप चेंज होकर तीसरा वर्ण हो जाएगा। तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे कि पहला शब्द दिया हुआ है वाक, तो यहाँ प्लस के इस तरफ क्या है? क है। क क्या है? पहला वर्ण है। आ गई बात समझ में? उसके बाद जो है दूसरा वर्ण इस तरफ, इसमें है पहला वर्ण क्या है? ई है। ई क्या होता है? स्वर होता है। समझ गए बात? अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे? जब इस ये जो शर्त पूरी हो रही है हमारी कि पहला वर्ण क्या होगा? प्लस के पहले होगा। और स्वर हो या यरलव हो या तीसरा या चौथा वर्ण हो, या हाँ, ये तीन चीजें शर्त है कि किसी भी वर्ग का या तो तीसरा या चौथा वर्ग अक्षर हो, या यरलव में से कोई हो, या ए आ में से कोई हो स्वरों में से। तो क्या होगा? तो ये होगा कि प्लस के पहले जो पहला वर्ण दिया हुआ है क च ट त प में से, तो वो क्या हो जाएगा? अपने वर्ग का तीसरा वर्ग वर्ण हो जाएगा। जैसे यदि क है तो क का हो जाएगा ग। क का क्या हो जाएगा? ग। यहाँ भी क है तो ये ग हो जाएगा। यहाँ भी क है तो ये क्या हो जाएगा? ग हो गया। यहाँ पर तय है तो तय का क्या हो जाएगा? द। च है तो जय हो जाएगा। प है तो ब हो जाएगा। यहाँ पे फिर से तय है तो द हो जाएगा। यहाँ पे फिर से तय है तो यहाँ पर द हो गया। यहाँ पे प है तो यहाँ पर द हो जाएगा। आई बात समझ में? नहीं आई तो देख लो दोबारा कि भैया प्लस के इस तरफ क च ट त प हो। प्लस के इस तरफ क्या हो? इनमें से कोई हो। क च ट त प, इससे ना कम ना ज्यादा। और इस तरफ क्या हो? और इस तरफ क्या होना चाहिए? इस तरफ या तो स्वर हो सकता है कोई भी, पहली चीज, या फिर हो जाएगा येरल वे, येरल और वे।
ये रलव है, या फिर हो जाएगा तीसरा, चौथा वर्ण। समझ गए? तो क्या करना है, कैसे गे बनाना है, जैसे जे बनाना है, तैसे डे बनाना है, तैसे दे बनाना है, पैसे बै बनाना है। नोट कर लेना भाई, ये नियम है, ये पहला नियम है कि कै चे टे ते पे प्लस के पहले हो, और उनके बाद में शर्त ये है कि इन तीन चीजों में से कोई होना चाहिए, या तो स्वर होना चाहिए, या रलव में से कोई एक अक्षर होना चाहिए, या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण होना चाहिए। अगर ये शर्तें पूरी होती है तो परिणाम क्या निकलेगा, परिणाम ये निकलेगा कि च का ग हो जाएगा, च का ज हो जाएगा, ट का ड हो जाएगा, त का द हो जाएगा, और प का ब हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये अपना पहला नियम है। ठीक है, उदाहरण देख लो, वाक प्लस ईस, तो क का ग बन गया वागीज हो गया। दूसरा है दिक प्लस गज, तो क का ग हो गया दिग्गज हो गया। वाक प्लस दान, तो वाक क का ग हो गया और दान हो गया वागदान। सतवाणी, त का द हो गया सदवाणी हो गया। अच प्लस अंत, त का ज हो जाएगा अजंत हो गया। अप प्लस ईंधन, तो अबिंदन हो गया। तत् रूप, तद्रूप हो गया। जगत आनंद, जगदानंद हो गया। शप द, शब्द शब्द हो गया। उसके बाद चलो अगले नियम में। अगला नियम ये कहता है कि यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण यानी प्लस के इधर क्या रहना चाहिए, क, च, ट, त और प, आ गई बात समझ में? प्लस के पहले ये रहना चाहिए। इनके बाद में न या मैं आए, क्या आ जाए, न या मैं, होता है ना। तो न या मैं आने से क्या हो जाएगा कि क का तो न अपना ही अंत कर लेगा पांचवा वर्ण, और ये च अपना अंत कर लेगा य के साथ, ट अपना अंत करेगा ण के साथ, त का अंत होगा न के साथ, और प का होगा मैं के साथ। यम गणनम में बदल जाते। तो ये साधारण सा नियम है कि भाई पांच अक्षर है, पांचों अपने बाद में यदि न या मैं को देखेंगे, नासिक के वर्णों को देखेंगे, तो अपने ही वर्ग का क्या कर लेंगे, पांचवा अक्षर बना लेंगे। उदाहरण देखते हैं, वाक प्लस मय, क के बाद में मैं आ गया, तो क का पांचवा वर्ण हो गया ng। छठ मास, तो मैं आ गया, न या मैं में से एक की बात थी तो मैं आ गया, मैं आ गया तो ट का अंतिम अक्षर हो जाएगा उसी लाइन का, तो षण्मास हो जाएगा। जगत नाथ, तो न आ गया तो त का अंतिम अक्षर न फिर से आधा और लग जाएगा। फिर अप मय, तो प का अंतिम अक्षर मैं बन गया, और मय थाई, तो इस तरह से अमय बन गया। अब बात करते हैं हम अगले नियम की, नियम नंबर 3। बहुत ही आसान नियम है। यदि मैं के बाद कोई स्पर्शी व्यंजन आ जाए, स्पर्शी व्यंजन आ जाए, स्पर्शी व्यंजन तो है ही अपने पास, कहते कहते पे ये सारे स्पर्शी हैं। स्पर्श संघर्षी कौन से हैं, श, तो इनको छोड़ देंगे, स्पर्शी व्यंजन को ले लेंगे। तो मैं के बाद में कोई स्पर्शी व्यंजन आ जाए तो क्या होगा, तो मैं जुड़ने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ग अक्षर या अनुस्वार बन जाएगा। मैं या तो बिंदी के रूप में ऊपर चला जाएगा, यानी प्लस को देखना है पहले। तो व्यंजन संधि में व्यंजनों से ज्यादा जरूरी क्या है, आपका ये धन का निशान है, प्लस का निशान है। इस निशान से पहले क्या है,
और बाद में क्या है, ये दो चीजें बाद में हमें देखनी है। पहले ये देखना है कि निशान कहाँ है, दो शब्दों के बीच में होगा, बस ये ध्यान रख लेना। उसके पहले वाला अक्षर देखना है और उसके प्लस के बाद वाला अक्षर देखना है। यदि आप ये दो चीज देख लेते हो तो आपकी व्यंजन संधि में गलतियां कम हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खत्म ही हो जाएंगी, क्योंकि कई बार अपवाद वाले शब्द भी आते हैं तो उनमें आपको कंफ्यूज होना पड़ेगा। कंफ्यूज नहीं होगे तो एग्जामिनर सक्सेस कहां से हो जाएगा। तो कंफ्यूज आपको होना ही पड़ेगा। प्लस के पहले का अक्षर देखना है उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए मैं है, मैं के बाद में कोई स्पर्शी व्यंजन क आ गया, च आ गया, ग आ गया, त आ गया। आ गई बात समझ में? तो कोई स्पर्शी व्यंजन आ जाए मैं के बाद में, यहाँ सब में देखो मैं, सब में मैं है, और शुरू में क्या इधर व्यंजन है क, च, ट, त, प, मैं, इसी वर्गों के कोई भी अक्षर आ गए तो होगा क्या, होगा ये कि वर्ग का पंचम वर्ण या अनुस्वार हो जाएगा। यानी यहां से कौन सा अक्षर जुड़ रहा है ये ध्यान रखना, ठीक है ना। उसी वर्ग का पंचम वर्ण बन सकता है या फिर अनुस्वार बन जाएगा। तो ज्यादा चांस है अनुस्वार बनाने की, है ना। या तो अनुस्वार बनेगा या फिर क्या बनेगा, जुड़ने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण। जैसे हमने यहाँ ऊपर वाले नियम में पढ़ा कि क, च, ट, त, प, उनके बाद में मैं या न आ जाए तो क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का पहले की बजाय पांचवा अक्षर जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ उल्टा है कि यहाँ मैं पहले आ गया प्लस के और बाद में क्या आ जाए, कोई भी अक्षर स्पर्शी आ जाए तो वो अपने वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा, और या फिर क्या हो जाएगा, ये अनुस्वार हो जाएगा। जैसे अहम है, अहम पहला शब्द है, मैं आ गया अंतिम अक्षर में और क आ गया पहले अक्षर में, तो अहम का अहंकार हो गया, अहंकार वो अनुस्वार चला गया ऊपर मैं। किम और चित, तो की के ऊपर बिंदु लग गया, चित लग गया आगे, तो बिंदु क्या है, ये अनुस्वार है। फिर सम और गम, तो संगम बन गया, सम और तोष, संतोष बन गया। अपवाद में है सम प्लस कृत संस्कृत, यहाँ पर विसर्ग भी नहीं हुआ, विसर्ग नाम आ रहा है, अनुस्वार भी नहीं हुआ, और क्या नहीं हुआ, उसी वर्ण का पांचवा अक्षर भी नहीं हुआ, लेकिन संधि में आधा से जुड़ गया, संस्कृत हो गया। है ये व्यंजन संधि का ही उदाहरण। और याद इतना ही रखना है कि इसमें क्या है, व्यंजन संधि है। और यदि सीधा संधि विच्छेद पूछे तो हमें पता होना चाहिए नियम क्या कहता है। यदि विसर्ग आता है तो डेफिनेटली मैं बनता है। यदि पांचवा अक्षर आता है तो जिस वर्ण का पांचवा अक्षर आया है उसी वर्ग का पहला अक्षर बनता है, उसी वर्ग का पहला अक्षर बनता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं चौथे नियम की ओर। नियम बहुत सारे हैं, आएंगे, अभी तो शुरुआत हुई है। चौथा नियम कहता है कि यदि मैं के बाद यानी प्लस के पहले मैं होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए, यर लव से और है, तीनों से और है, इनों में से किसी भी वर्ण का मेल हो जाए तो मैं के स्थान पर अनुस्वार ही लगेगा। मैं की जगह क्या आएगा, अनुस्वार ही आएगा। पंचम वर्ण का कोई विधान इसमें नहीं है। यहाँ तो तय कर दिया कि भाई मैं के बाद यर लवे या फिर तीनों शय और है में से इन 8 वर्णों में से कोई भी आ जाए मैं के बाद, तो मैं के स्थान पर क्या बनेगा, अनुस्वार बनेगा। उदाहरण देखते हैं, सम प्लस योग संयोग, सम प्लस रचना संरचना, सम प्लस वाद संवाद। अगला पेज चलता है आगे। अपने पास है सम प्लस हार संहार, सम प्लस रक्षण। अब देख लो यहाँ पे प्लस के बाद में क्या क्या आ रहे हैं, यर लवे आ रहे हैं, या तो या शय और है। इन 8 वर्णों में से कोई एक वर्ण पहला अक्षर आ रहा है।
सम प्लस लग्न संलग्न, तो क्या हो जाएगा, केवल और केवल अनुस्वार होगा। सम प्लस वत संवत, सम प्लस सार संसार। अब बात करते हैं पांचवा की। पांचवा क्या है अपना नियम, कि भाई तय या दय के बाद ले आ जाए। ये तय है, ये दय है, तो तय या दय के बाद क्या आ गया, ले आ गया। तो क्या होगा, तय या दय का आधा लय हो जाएगा, यानी ये जो लय है ये तो साबुत रहेगा ही रहेगा, ये तो संधि युक्त शब्द में रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये जो आधे अक्षर हैं इधर, इनका भी आधा लय बन जाएगा। जैसे कि उल्लास बन रहा है, उल्लेख बन रहा है। कैसे बन रहा है, उल्लास का संधि विच्छेद होता है उत प्लस लास, तो उत्लास, तय के बाद में, तय या दय के बाद में क्या आ गया, लय आया, तो तय या दय का क्या बन गया, आधा लय बन गया। तो तद उद प्लस लेख, तो उद दय का क्या बन जाएगा, आधा लय, तो उल्लेख हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अब बात करते हैं छठे नियम की। छठा नियम ये कहता है कि तय और दय के बाद जय या झय हो, तो तय या दय किस में बदल जाएगा, जय में बदल जाएगा। ये दोनों हो तो अपने को बनाना यही है, तय या दय के बाद ये दोनों हो तो इनको बनाना है जय। जैसे सत्य प्लस जन तो हो गया सज्जन, उद प्लस झटिका उज्झटिका, जय बन गया। यहाँ पर दो झंडे नहीं हुए बल्कि आधा जय लग गया। तो आगे नियम कहता है छठा, छठा कहता है तय या दय के बाद शय शंकर वाला आ जाए तो तय या दय का क्या बन जाएगा, चय बन जाएगा, और शय का क्या बन जाएगा, छय बन जाएगा। यानी आधा चय और आधा छय ये दोनों लगेंगे, ये दोनों लगेंगे। तय या दय का फिर आगे इनके उदाहरण देखते हैं। उदाहरणों में है देखो, उद प्लस श्वास, उद प्लस श्वास, इसका बन गया उच्छ्वास, उच्छ्वास, उच्छ्वास। उदाहरण जो है ना उनके जो उच्चारण है वो याद करके रखने पड़ेंगे। उद प्लस शिष्ट उच्छिष्ट, सत्र प्लस शास्त्र सत्शास्त्र। आ गया बात समझ में। अब चलते हैं आगे, नियम नंबर 8। ये कहता है कि तय या दय के बाद तय या छय हो तो तय या दय का क्या बन जाता है, चय बन जाता है। जैसे उद प्लस चारण उच्चारण, उच्चारण नहीं होता, उच्चारण होता है। तय या दय के बाद चय या छय हो तो दय या तय का चय बन जाता है। सत्य प्लस चरित्र सच्चरित्र। उसके बाद नियम नंबर 9, 15 के लगभग नियम आएंगे। आज हम केवल व्यंजन संधि ही पढ़ेंगे, विसर्ग संधि अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अब बात आती है 9वें नियम की। तय या दय के बाद यदि है हो तो तय या दय के स्थान पर दय और है के स्थान पर ध, यानी आधा दय और आधा है, ये बनेगा। जैसे तद प्लस हित तो तद्धित, उद प्लस हार उद्धार। संस्कृत के ग्रंथों में उद का प्रयोग माना गया अच्छा। हिंदी में उद और उत दोनों का इस्तेमाल होता है, दोनों सही माने जाते हैं। उसके बाद बात आती है नियम नंबर 10। नियम नंबर 10 ये कहता है कि भाई जब पहले पद के अंत में स्वर हो, ये पहला पद है, इसके अंत में ऊ की मात्रा, ई की मात्रा, आ की मात्रा, ऐसे कोई स्वर हो, और आगे के पद का पहला वर्ण छ हो। अगला पद ये है, पहला पद क्या है, पहला वर्ण छ है, तो छ के स्थान पर च और छ दोनों हो जाएगा। तो अनु प्लस छेद अनुच्छेद, परि प्लस छेद परिच्छेद, आ प्लस छादन आच्छादन। अब बात करते हैं आगे की। तो
नियम नंबर 11। नियम नंबर 11 हमारा ये कहता है कि भाई यदि किसी शब्द के अंत में ए या आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर आए, मान ली बात, और दूसरे शब्द के आरंभ में से हो, तो से के स्थान पर से हो जाएगा षटकोण वाला। अंत में क्या कहा है, ए या आ के अलावा कुछ भी स्वर आए, ई आ गया, ई आ गया, ई आ गया, ऊ आ गया, आ गई बात समझ में। ए या आ नहीं आने चाहिए, ए या आ के अलावा कोई भी स्वर आ रहा है यहाँ पर इनके लास्ट में, इस तरफ, आ गई बात समझ में। इस तरफ ए या आ के अलावा कोई भी स्वर आ रहा है और इधर से आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इस से का हो जाएगा ये वाला से, इस से ये वाला से, इससे पलट के ये हो जाएगा। आ गई बात समझ में। जैसे अभी प्लस शेख अभिषेक, वी प्लस सम विषम, नी प्लस सिद्ध निषिद्ध, तू प्लस सुक्ति सुसुक्ति। तो अंतिम नियम है 12वां, इसमें 12 ही पढ़ लो, विसर्ग में 15 पढ़ लेंगे, आ जाएगी बात है। री रे या श के बाद जब कोई स्वर, कोई क वर्गीय या प वर्गीय वर्ण, अनुस्वार अथवा यह वह है में से कोई वर्ण आए, अंत में न या ण हो जाता है। ठीक है कि भाई री रे और श इस तरफ होने चाहिए, आ गई बात समझ में। इनके बाद कोई स्वर आ जाए, क वर्गीय वर्ण आ जाए या प वर्गीय वर्ण आ जाए या कोई अनुस्वार आ जाए या ये वह है में से कोई आ जाए, तो अंत में क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा, अण ऐसे वाला, या फिर हो जाएगा न। आ गई बात समझ में। जैसे भूर, जैसे भर प्लस अन भरण, भर प्लस अन, भूष प्लस अन भूषण, राम प्लस अयन रामायण, और प्र प्लस मान प्रमाण। तो इस तरह से आज हमने व्यंजन संधि के सारे नियम देखे हैं और प्रत्येक नियम को ढंग से हमने पढ़ा है। तो हमारा कर्तव्य दायित्व ये बनता है कि हम इन नियमों को थोड़ा बार बार पढ़ें, मेरी क्लास को बार बार देखें, प्रत्येक उदाहरण से समझने का प्रयास करें। यदि आप इनको समझ लेते हैं तो एग्जाम में प्रश्न को कितना भी घुमा दिया जाए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप आराम से पास कर पाएंगे। तो आज के लिए इस कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में विसर्ग संधि संपूर्ण टॉपिक आपको नियमों सहित उदाहरणों सहित पढ़ाने वाला हूँ। तब तक चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। तब तक धन्यवाद।